बढ़ रही थीं। पानी कितना तेज बह रहा है। ईशान को बुरा लग रहा था। बिल ने उसकी बात सुनी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह दूरबीन से आगे देखता रहा और बोला, जाहिर है इतनी तेज धारा में नाव के लिए अपनी दिशा बदलना बहुत मुश्किल होता है। यही मेरे काम का समय है। ईशान अपना सूखा मुंह चाटने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने सोचा था कि अगर उसे यह कारवां नहीं मिला तो वह अपने साथी आरव से सीखकर खुद नाव चलाकर ग्रैंड लाइन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब लगता है कि वह एक नौसैनिक जैसा होता जा रहा था। पतवार दाईं ओर 13 डिग्री। अब बाईं ओर पतवार 3 डिग्री। बहुत अच्छा, रुको। समय समय पर बिल के आदेश पहुंचाए जाते थे और संचालन का प्रभारी नाविक बिल के आदेशों का सख्ती से पालन करता था। ईशान जानता था कि बिल जहाज का मार्ग बदल रहा है। धारा का क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन रिवर्स माउंटेन का प्रवेश द्वार इतना बड़ा नहीं था, इसलिए जहाज को प्रवेश द्वार पर ही निर्देशित करना पड़ता था। प्रवेश द्वार के पास पहुंचते ही समुद्री धारा की गति और भी अशांत हो जाती है और जहाज की गति स्पष्ट रूप से बढ़ रही थी। ऐसे में पतवार का किसी भी दिशा में बदलाव मौत का कारण बन सकता था और पतवार का पहिया टूटने की संभावना थी। इसलिए बिल का आदेश है कि धीरे धीरे दिशा को ठीक किया जाए। इस समय लाल रेखा की आकृति भी सबकी नजरों में आ गई। यह एक भव्य पर्वत श्रृंखला थी। पहली नजर में यह समझ नहीं आ रहा था कि यह कितनी ऊंची या कितनी लंबी है। बिल्कुल क्षितिज की तरह जहाज के ठीक सामने। नाव पर सवार कुछ नाविकों का शायद ग्रैंड लाइन पर जाना पहली बार था। जब उन्होंने अपने सामने इतनी बड़ी चीज पड़ी देखी तो उन्हें लगा कि अगर नाव ठीक से नहीं चली तो जहाज नष्ट होकर समुद्र की तलहटी में समा जाएगा। नाविक अचानक बेहोश हो गए और घबराहट में चिल्लाने लगे, वापस लौटो, वापस जाओ, पहाड़ पर चढ़ो। ईशान, चुप हो जाओ। बिल कोई ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। ईशान भी निर्णायक था। वह तुरंत दौड़ा और अपने हैंडल से सभी के सिर पर वार करके उन्हें गिरा दिया जो घबरा रहे थे। थोड़ा बहुत नौवहन का अनुभव रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि इस समय घबराने से कोई फायदा नहीं होगा। नाव पर सवार सभी लोगों को कप्तान के फैसले पर भरोसा करना ही था। यही वह क्षण था जब ईशान को समझ में आया कि जहाजों पर कप्तान का इतना अधिकार क्यों था। देखा जा सकता है कि बिल भी बहुत घबराया हुआ था। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। हालांकि वह 10 से ज्यादा बार ग्रैंड लाइन जा चुका है, लेकिन वह हर बार इतना भाग्यशाली होने की गारंटी नहीं दे सकता। जहाज के बाहर लहरें उठ रही थीं और जहाज की गति धारा के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। ईशान ने दक्षिण की ओर देखा। वह जानता था कि वह दक्षिण की ओर ग्रैंड लाइन के शांत बेल्ट तक पहुंच सकता है। जब तक वे शांत बेल्ट से गुजरते हैं वे ग्रैंड लाइन तक पहुंच सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से बहुत आसान लगता है, लेकिन फिर भी किसी ने ऐसा रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने रिवर्स माउंटेन के प्रवेश द्वार से जाने का फैसला किया, जिससे पता चलता है कि शांत बेल्ट ज्यादा खतरनाक था। धुंध में प्रवेश द्वार पहले से ही दिखाई दे रहा था। इयान की राय में उनका जहाज प्रवेश द्वार की ओर सुचारू रूप से बढ़ रहा था, लेकिन बिल अभी भी शांत नहीं हुआ था। प्रवेश द्वार तक पहुंचने से पहले किसी भी लापरवाही के गंभीर परिणाम हो सकते थे, इसलिए उसके आदेश अभी भी जारी थे और जारी रहे, जहाज की दिशा को लगातार ठीक करते हुए। धमाक! धारा के किनारे से टकराने की आवाज के साथ इयान की नाव अचानक पलट गई और पूरी नाव तिरछी हो गई। सभी लोग लड़खड़ाकर खड़े हो गए और कुछ डेक पर गिर गए। हालांकि यदि वे इस तरह गिर भी गए तो भी वे जहाज पर सवार नाविकों को खुशी से झूमने से नहीं रोक पाएंगे।
कैप्टन बिल अमर रहें। हम प्रवेश कर गए हैं। हम आसानी से अंदर आ गए। जहाज के ऊपर उठने का कारण यह था कि वे उल्टे झरने में प्रवेश कर चुके थे और पानी के बहाव के साथ पहाड़ पर चढ़ रहे थे। बिल एक अनुभवी बूढ़ा कप्तान था। उसके समायोजन से जाहिर है जहाज सही ढंग से जलमार्ग में प्रवेश कर गया। इस समय वह पूरे जहाज का हीरो था। बिल ने राहत की सांस ली, ईशान की ओर मुड़ा और बोला, हाँ हाँ, निश्चित रूप से भगवान चाहते हैं कि मैं शांति से सेवानिवृत्त हो जाऊं। ईशान ने उस पर मुस्कुराया और अंततः उसका दिल शांत हो गया। पीछे के जहाजों की क्या स्थिति है? बिल ने ऊंची आवाज में पूछा। नाव के पिछले हिस्से में एक नाविक दूरबीन से पीछे देख रहा था और फिर जोर से बोला। दूसरा जहाज अंदर आ गया। तीसरा जहाज भी अंदर आ गया। नंबर 4। अच्छा नहीं। चौथे जहाज का रास्ता भटक गया। नाविकों की चीखें सुनकर कई लोग चिंता में डूबे हुए जहाज की पिछली तरफ दौड़े। ईशान उनके पीछे गया और उसने अपने पीछे 2 जहाज देखे। वे एक दूसरे से कुछ दूरी पर थे। वे नावें नंबर 2 और नंबर 3 थीं। वे सभी आसानी से फेयरवे में प्रवेश कर गईं। लेकिन प्रवेश स्थल पर यह देखा गया कि चौथा जहाज स्पष्ट रूप से भटकाव की ओर जा रहा था। उसने एक नाविक के हाथ में दूरबीन पकड़ा दी और उसे देखा। उसने देखा कि जहाज नंबर 4 पर सवार लोग पहले से ही अस्तव्यस्त थे। कई लोग मिलकर पतवार पर लहरों से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन समुद्री धारा की गति इतनी तेज थी कि उसमें बहुत जोर लग रहा था। उन्होंने कितनी भी कोशिश की, जहाज अभी भी रास्ते से थोड़ा हटकर था। तभी पतवार को नियंत्रित कर रहे नाविक अचानक जमीन पर गिर पड़े। अच्छा नहीं, उनका पतवार का पहिया टूट गया है। एक नाविक जो यह सब देख रहा था, जोर से चिल्लाया। वे मर गए। जब बिल ने यह सुना तो वह दुहखी हुए बिना नहीं रह सका। यान के अनुसार जहाज संख्या 4 धारा के साथ बह रहा था। बहुत तेज गति से वह प्रवेश चैनल के पास एक पहाड़ी से टकरा गया। भारी टक्कर के कारण जहाज कई टुकड़ों में बिखर गया। जहाज पर सवार नाविक हवा में उछलकर समुद्र में गिर गए। डूबने के बाद वे फिर कभी बाहर नहीं आ पाए, न सिर्फ लोग बल्कि जहाज का मलबा भी। वे धारा में बह गए। बिल ने अपनी कप्तानी टोपी उतारकर शोक मनाने के लिए अपनी छाती पर रख ली। ईश्वर उन्हें समुद्र की तलहटी में शांति प्रदान करे। नाव में बैठे लोगों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि ईशान ने भी अपनी टोपियां उतारकर उनका अभिवादन किया। ग्रैंड लाइन के खतरनाक होने की बात सुनने से पहले ईशान को ज्यादा इसका एहसास नहीं हुआ था। आखिरकार उसने तो बस दूसरों की बातें सुनी थीं। उसने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया था। अब उसने जहाज नंबर 4 को गायब होते देखा। ईशान को जरा भी राहत महसूस नहीं हुई। एक जहाज, 100-200 लोग, सबके सब एक जहाज दुर्घटना के कारण समुद्र की तलहटी में दफन हो गए। जब समुद्री धारा पहाड़ की दीवार से टकराती है तो नीचे की ओर एक घुमावदार धारा बनती है। ऐसी स्थिति में अच्छे तैराक भी ऊपर नहीं तैर पाएंगे और वे अंधेरे और ठंडे समुद्र में हमेशा के लिए डूबकर लाश बन जाएंगे। समुद्री आपदा को चौंकाने वाला कहा जा सकता है, लेकिन बिल और जहाज पर मौजूद अन्य लोगों के चेहरे पर एक ही भाव है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसी घटना 1 से ज्यादा बार, 2 बार देखी है। अगर बेड़ा खो गया तो क्या होगा? ईशान ने बिल से पूछा। बेड़े में नुकसान हुआ है। हमें क्या करना चाहिए? ईशान ने बिल से पूछा। हम क्या कर सकते हैं? बिल ने कंधे उचकाए और कहा, जहाज पर सवार सभी लोग मरने को तैयार हैं। हमने एक जहाज खो दिया है।
हमारे पास अभी भी 11 हैं और हमें आगे बढ़ना होगा। इस बार ईशान को भी नहीं पता था कि क्या कहना है, और निश्चित रूप से उसके पास अभी भी बहुत कम अनुभव था। शायद जहाज नंबर 4 की त्रासदी के कारण पीछे के जहाज अधिक से अधिक सतर्क लग रहे थे, अपने पाठ्यक्रम को समायोजित कर रहे थे, एक के बाद एक चैनल में प्रवेश करना शुरू कर दिया, और अधिक नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ जहाज नंबर 4 ही नष्ट हुआ था। ईशान ने सोचा, चौथा जहाज, कितनी दुखद मौत। मैं खुद को ऐसी नाव में कभी नहीं मरने दूंगा। नाव को जलमार्ग से पहाड़ पर चढ़ते देख ईशान ने बिल से पूछा, यह पहाड़ कितना ऊंचा है? हमें ऊपर चढ़ने में कितना समय लगेगा? आमतौर पर इसमें लगभग 3 मिनट लगते हैं। बिल ने पाइप मुंह में दबाए कहा, ठीक है, जब हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंचेंगे तो तुम बाकी 3 नीली धाराएं देख पाओगे, ओरिएंटल ब्लू, वेस्टर्न ब्लू, नॉर्दर्न ब्लू और सदर्न ब्लू। ये चारों समुद्री धाराएं रिवर्स माउंटेन की चोटी पर मिल जाएंगी। क्या वे दूसरे महासागरीय जलमार्ग देख सकते हैं? ईशान स्तब्ध रह गया और अचानक पूछा, अंकल बिल, अगर उसी समय दूसरे महासागरों से जलमार्ग पर और भी नावें आ रही हों तो क्या वे पहाड़ की चोटी पर टकराएंगी? ऐसा हुआ भी। बिल हंसा और बोला, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। ऐसा 1-2 साल में एक बार होने की संभावना नहीं है। अगर ऐसा सचमुच हो गया तो क्या होगा? ईशान ने पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन बच पाता है। बिल ने कंधे उचकाए और हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, हो सकता है हम इतने बदकिस्मत न हों। फिर भी शब्द निकलने से पहले ही मस्तूल पर बैठे दर्शक अचानक घबराहट में चिल्ला उठे, अरे! और भी नावें हैं। वे साउथ ब्लू चैनल से आ रही हैं। हम उनसे टकरा जाएंगे। बिल हक्का बक्का रह गया और उसने ईशान को मूर्खतापूर्ण चेहरे से घूरा। उसका मनहूस है। ईशान ने इच्छा जताई और खुद को थप्पड़ मारा, अरे क्या बकवास कॉल है, मेरे पास कौवा का मुंह है। यह कोई मजाक नहीं था कि दर्शक ने कहा कि वे दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हैं। अब इयान का जहाज पहाड़ की चोटी के पास था। जैसे जैसे क्षेत्र सिकुड़ता है, दृश्य भी उसी हिसाब से विस्तृत होता जाता है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उस नाव को भी देखा जिसका जिक्र दर्शक ने किया था। यह साउथ ब्लू से आ रहा एक जहाज था। यह लगभग इयान्स की ही स्थिति में था। पहली नजर में यह दूसरी तरफ के पतवार का ज्यादातर हिस्सा देख सकता था। नाव एक काले समुद्री डाकू झंडे वाले समुद्री डाकू जहाज जैसी लग रही थी। जब ईशान ने उन्हें देखा तो स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष ने भी ईशान और उसकी नाव को देखा। अगर वे अपनी स्थिति की थोड़ी तुलना करें तो उन्हें मामले की गंभीरता समझ में आ जाएगी। इस बार न सिर्फ ईशान बल्कि उसके जहाज पर सवार लोग भी घबरा गए और दूसरी तरफ भी उतनी ही घबराहट थी। चूंकि चारों नालों में पानी का बहाव लगभग एक जैसा था, इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि दोनों जहाज पहाड़ की चोटी पर टकरा जाएं। इतनी तेज रफ्तार से दोनों नावें बिखर सकती थीं। जल्दी करो, पाल धीरे करो, बिल दहाड़ा। लेकिन इससे पहले कि नाविक उसके आदेश का पालन कर पाते, ईशान ने उसे पकड़ लिया और कहा, बिल्कुल नहीं। मत भूलना, हमारे पीछे एक नाव है। पाल लगा देने के बाद हम समुद्री लुटेरों के जहाज को तो नहीं टक्कर मार सकते, लेकिन वह हमारे पीछे वाले जहाज से जरूर टकराएगा। इस समय बिल को याद आया और उसने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की कि वह अपनी तरफ से बिल्कुल भी गति कम नहीं कर सकता, इसलिए वह केवल समुद्री डाकुओं की नाव को देख सकता था, इस उम्मीद में कि उन्हें पता चल जाएगा और वे गति कम कर देंगे। हालांकि उनके लिए ऐसा करना मुश्किल था। वे एक बेड़ा थे। पहले वाले के अलावा उनके पीछे लगातार दूसरे जहाज भी थे।
अगर दूसरा पक्ष धीमा भी हो जाए तो भी वे उनकी नाव से नहीं टकराएंगे। लेकिन अंतिम परिणाम यह था कि उनकी पूंछ से दूसरे जहाज टकरा सकते थे। जब तक वे तेजी से आगे नहीं बढ़ते, गति धीमी करना असंभव था। लेकिन इस समय चैनल में सभी जहाज समुद्री धाराओं द्वारा आगे बढ़ते हैं, इसलिए वे पूरी तरह से हवा के विपरीत चढ़ाई की स्थिति में होते हैं। पाल खोलने से केवल उनकी गति धीमी हो सकती है, त्वरण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। वास्तव में उन सभी को इस बात पर खुश होना चाहिए कि जहाज दक्षिण ब्लू से आ रहे थे। यदि वे पश्चिम ब्लू से आते तो वे जलमार्ग पर विपरीत स्थिति में होते और वे उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख पाते, और जब वे वास्तव में उन्हें देख पाते तो वह दुर्घटना में होता। अब दोनों पक्ष एक दूसरे से मिल चुके हैं और स्थिति से निपटने के लिए अभी भी समय है। इयान की ओर का रास्ता पीछे वाली नाव से अवरुद्ध था और वह अपनी गति कम नहीं कर सकता था, इसलिए नाविक नाव के किनारे खड़े होकर बिल के निर्देशों का पालन करने लगे और दूसरी ओर का रास्ता दिखाने लगे, इस उम्मीद में कि वे अपनी गति बढ़ा लेंगे। दूसरे पक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ज्यादा देर नहीं, शायद 5 या 6 सेकंड। अचानक समुद्री डाकू जहाज से कई काले धब्बे उड़ गए। ईशान को शुरू में समझ नहीं आया कि वो क्या है। जब तक उसे समझ आया, वो काले धब्बे उनकी नाव के पास आ गए थे। फू फू फू। इयान की नाव पर दर्जनों नुकीली काली सुइयों ने हमला किया, जो लगभग 1 मीटर लंबी, ऊपर नीचे मोटी और काले स्टील की बनी थीं। उन्हें विपरीत दिशा से सीटी की आवाज के साथ फेंका गया और फिर वे उनकी नाव पर गिरीं और पतवार में हर जगह धंस गईं। इस बार तीखी सुई का जोर क्रॉसबो से गोली लगने जैसा एहसास दे रहा है। 2-3 अंगुल मोटे तख्तों को आसानी से भेदा जा सकता है। ईशान के पास बस इतना ही समय था कि वह कैप्टन बिल को जमीन पर धकेल दे। एक सुई उसके सिर के ऊपर से उड़कर उसके पास ही डेक को तोड़ती हुई निकल गई। सुई की थोड़ी हिलती हुई पूंछ को देखकर बिल घबरा गया और बोला, वे गति नहीं बढ़ा सकते, इसलिए वे हमारी नाव को नष्ट करना चाहते हैं। मानो बिल की बात को सच साबित करने के लिए दर्जनों सुइयां उड़कर आईं और उनकी नाव में कई छेद कर दिए। डेक पर मौजूद कई नाविकों पर इन सुइयों ने हमला किया। ईशान ने एक नाविक को भागते और चीखते हुए भी देखा, तभी एक सुई उसकी जांघ में जा लगी। चीखें आती रहीं और जैसे जैसे वे पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचते गए, दूसरे पक्ष की नाव भी करीब आती गई। और भी कांटे ऊपर से उड़ते गए और इयान की नाव को नष्ट करने के लिए दृढ़ता का एक आवेग पैदा हुआ। ईशान यह भी जानता है कि चूंकि दूसरा पक्ष समुद्री डाकू था, इसलिए वहां नैतिकता की कोई बात नहीं थी। तुम सब मेरे पीछे छिप जाओ। ईशान फिर से उठा और भीड़ पर चिल्लाया। नाव पर सवार नाविकों में हड़कंप मच गया। उस चीख को सुनकर उन सबको अपने डर पर काबू पाने की हिम्मत मिली। ईशान उन्हें बचा पाएगा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए सब रेंगते हुए उसके पीछे चल पड़े। ईशान नाव पर स्थिर हुआ और सामने वाली नाव से आ रही सुइयों के एक नए दौर को देखा। ईशान ने सांस ली और कमर पर तलवार के हत्थे पर हाथ रखा। फिर उसने सही समय पर तलवार यमातो निकाली और आगे आ रही सुइयों के खिलाफ वाइंड वॉल का इस्तेमाल किया। हवा का सामना करो। एक सीटी की आवाज के साथ नाव पर हवा का एक झोंका आया। नाविकों को समझ नहीं आया कि ईशान ने क्या किया है, क्योंकि हवा अदृश्य थी, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विपरीत दिशा से चलाई गई सुइयां उनकी ओर आते ही ऐसे रुक रही थीं मानो किसी गद्दी से टकरा रही हों। तेज उड़ान शक्ति तुरंत गायब हो गई और वे बीच हवा में ही अस्तव्यस्त होकर डेक पर गिरने लगे। यह नजारा देखकर बिल समेत सभी लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें नहीं पता था कि ईशान ने क्या किया है।
उन्हें बस इतना पता था कि ईशान ही उनका रक्षक है और सुइया अब कोई खतरा नहीं है। ईशान ने राहत की सांस ली। उसे अभी तक विंड वॉल स्किल में महारत हासिल नहीं हुई थी। इसका इस्तेमाल पूरी तरह से कार्ड स्किल की मदद से किया गया था। उसे यकीन नहीं था कि उठी हुई वाइंड वॉल इन सुइयों को रोक पाएगी या नहीं, लेकिन अब यह काफी अच्छा काम कर रही है। हालांकि वाइंड वॉल उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन यह सुइयों की गति को कम कर देती है और उनके खतरे को कम कर देती है। यदि यान की तलवारबाजी थोड़ी अधिक मजबूत होती और विशेषज्ञ स्तर की तलवारबाजी से पूरी तरह मेल खा सकती, तो शायद उठी हुई पवन दीवार की ताकत अधिक हो जाती और इन सुइयों को सीधे उछाला जा सकता। यह देखकर कि उनकी ओर से दागी गई सुइयां अवरुद्ध हो गई हैं, समुद्री डाकुओं ने फिर भी हार नहीं मानी और एक और लहर दागी। समय आगे बढ़ता रहा। दरअसल 20 सेकंड से भी ज्यादा समय बीत चुका था। इस समय दोनों पक्ष पहाड़ की चोटी के करीब थे। कुछ ही देर में शायद दोनों टकरा जाएं। ईशान दूसरे पक्ष के मूड को समझ गया और विरोधी पक्ष की नाव को नष्ट तो नहीं कर सका, लेकिन सभी की जान चली गई। मुझे क्या करना चाहिए? यान का दिमाग तेजी से घूम रहा था और जल्द ही उसने अपना मन बना लिया और अपने पीछे खड़ी भीड़ को चिल्लाया, नीचे उतर जाओ। नाविक डेक पर लेटे हुए व्यस्त थे। इस बार उड़ती सुइयों के सामने ईशान ने उन्हें हवा की दीवार से रोकना बंद कर दिया और उन्हें गुजरने दिया। ईशान की ओर कई सुइयां उड़ रही थीं। इन सुइयों को आते देख ईशान ने अपनी कलाई घुमाई, अपनी आंखों की शक्ति से शैतान ब्लेड वाला यमातो निकाला और इन सुइयों को यथासंभव रोकने के लिए तेजी से निशाना साधा। इस बीच उन्होंने डेक पर सीधे कुछ सुइयों को काटने के लिए स्टील टेम्पेस्ट कौशल का दोगुना उपयोग भी किया। जैसे ही दो चॉप्स निकले, ईशान ने महसूस किया कि उसके शरीर के चारों ओर एक अजीब सी हवा का प्रवाह हो रहा है और उसका दिल पूरी तरह से धड़क रहा है। दोनों तरफ के जहाज आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। यान के दृश्य अनुमान के अनुसार समुद्री लुटेरों की नाव उनसे थोड़ी आगे थी, लेकिन दोनों पक्षों के लिए आगे निकलने के लिए यह काफी नहीं था। यान की नाव के दूसरे पक्ष के पतवार के पिछले आधे हिस्से से टकराने की आशंका थी। इस फैसले का अंदाजा सिर्फ ईशान को ही नहीं था, बल्कि जहाजों के दोनों तरफ के लोगों को भी था। इसलिए चाहे ईशान उनकी नाव पर हो या समुद्री लुटेरों की नाव पर, इस वक्त सभी बेताब थे। कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दुर्घटना को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दरअसल वे सभी डरे हुए थे। एकमात्र व्यक्ति जिसने हार नहीं मानी वह संभवतः ईशान था, जो अपने बाएं हाथ में म्यान और दाहिने हाथ में मूठ लिए किसी भी समय अपनी तलवार निकालने के लिए तैयार निकट आती हुई नाव को ध्यान से देख रहा था। अभी ईशान ने अचानक डेविल ब्लेड यामाटो को बाहर निकाला और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए उससे एक चाप बनाया। तभी एक अजीब नजारा दिखाई दिया। यान की तलवार से एक छोटा सा बवंडर बना और तेजी से समुद्री लुटेरों के जहाज की ओर बढ़ा। शुद्ध बवंडर तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चैनल का पानी बवंडर ने अपने अंदर खींच लिया था, जिससे वह दिखाई देने लगा। बवंडर तेजी से उड़ा और सामने वाली समुद्री लुटेरों की नाव के ठीक पिछले हिस्से पर जा गिरा। हालांकि टक्कर के बाद वह गायब हो गया, लेकिन उसकी ताकत ने दूसरी नाव को तुरंत गति दे दी। इस झटके के साथ दूसरी नाव का पिछला हिस्सा यान के जहाज के अगले हिस्से से धीरे से टकराया। हम टकराए नहीं। दोनों जहाजों पर सवार लोग इस दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे और एक क्षण बाद उन्हें अंततः विश्वास हो गया कि यह कोई सपना नहीं था और अचानक ही वे सभी खुशी से झूम उठे। हे भगवान! यह तो चमत्कार है। यह तो बिल्कुल चमत्कार है। जीवित हैं, हम सब जीवित हैं।
नावों पर सवार नाविक एक दूसरे से लिपट गए और आंखों में आंसू लिए उछल पड़े। उन्हें लगा कि वे मर गए हैं, लेकिन अचानक वे बच गए। पहाड़ की चोटी पर चारों महासागरों की धाराएं मिलती हैं, जिससे दोनों ओर की नावें टकराती हैं और फिर ढलान वाली धारा में तेजी से नीचे की ओर जाती हैं। इस प्रक्रिया में समुद्री डाकू जहाज के पिछले हिस्से और इयान के जहाज के अगले हिस्से के बीच की दूरी हमेशा बहुत कम रही है, लगभग दसियों सेंटीमीटर। ऐसी स्थिति में दोनों तरफ के सभी लोग एक दूसरे को साफ देख सकते थे। तभी ईशान को समुद्री लुटेरों के जहाज पर एक अनजान आदमी खड़ा दिखाई दिया। वह एक बहुत मोटा आदमी था, जिसने कप्तान की टोपी पहन रखी थी, लेकिन उसके ऊपरी शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। घनी मूछें और आसमान तक ऊंची नाक, उसकी नाक का छेद बहुत बड़ा लग रहा था। बदसूरत चेहरा, जो दूसरे पक्ष की समुद्री डाकू पहचान के साथ भी बहुत संगत था, लेकिन ईशान के लिए सबसे आश्चर्यजनक बात मोटे आदमी की पीठ थी। उसकी पीठ हेजहॉग जैसी थी, जिस पर अनगिनत काली सुइयां लगी थीं, न सिर्फ उसकी पीठ पर बल्कि उसकी बाहों पर भी। उसकी छाती इतनी चिकनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने हेजहॉग का लबादा पहन रखा हो। यह वाकई अजीब था। तो ईशान ने पहली बार सोचा कि दूसरा पक्ष शैतान फल उपयोग करता हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से शैतान फल क्या था, ईशान को नहीं पता था। क्या यह ज़ुआन फल का हेजहॉग डेविल फल नहीं होगा? उसने अनुमान लगाया। जहाज का कप्तान बिल बहुत जानकार था। जब वह उठा और दूसरी तरफ लगे जहाज पर समुद्री डाकुओं के झंडे को देखा, तो वह हैरान रह गया और बोला, पाइक पायरेट्स। ये साउथ ब्लू के मशहूर पाइक पायरेट्स हैं। ये तो बहुत ही भयानक है। पाइक समुद्री डाकू समूह। ईशान ने अस्पष्टता से पूछा, आप क्या कहते हैं? यह साउथ ब्लू की एक मशहूर समुद्री डाकू रेजिमेंट है। मैंने दूसरे कप्तानों से भी सुना है। बिल ने दुखी होकर कहा, इस समुद्री डाकू रेजिमेंट का कप्तान, जिसका नाम पिक्सर है, एक जानामाना क्रूर आदमी है और वह शैतानी फल भी खाता है। साउथ ब्लू में उस पर 2-4 करोड़ बेरीज का इनाम है। मुझे नहीं लगा था कि उन्होंने इस समय ग्रैंड लाइन जाने का फैसला किया होगा और वे हमसे टकराते टकराते बचे। 24 करोड़। ईशान ने बस इतना सुना और उसकी आंखें चमक उठीं। यह तो अरलोंग से भी ज्यादा इनाम वाला आदमी था। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है इसका फल क्या है? बिल ने कड़वाहट से कहा, हाँ, वह आदमी जानवर है। उसने साही का फल खाया है। ईशान ने मुड़कर छेदे हुए डेक और बल्कहेड को देखा। इस तरह जहाज पर दागी गई सभी सुइयां साही की काटें थीं। ईशान समझ गया कि बिल जूझ रहा है। वह जहाज का कप्तान था, लेकिन अब जहाज में छेद हो गए थे और उसकी मरम्मत जरूरी थी। ये सब उस साही के लिए विपरीत दिशा से प्रक्षेपित किए गए कांटे थे। शैतानी फलों के वर्गीकरण में ज़ुआन अधिक विशिष्ट था, क्योंकि जानवरों के फलों में आमतौर पर अनोखी जंगली शक्ति होती है, जो इसे खाने वालों की ताकत, गति और उनकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ा सकती है। यह इन शक्तिशाली सुइयों से देखा जा सकता है। सतह से देखा जा सकता है कि नाव के पतले तख्तों में पूरी तरह से छेद कर दिया गया है और मोटे तख्तों, जैसे डेक, में सुइयां धंसी हुई हैं। अगर इन्हें बाहर निकाला जाए तो ये कुछ गहरे छेद छोड़ देंगे। ऐसा बल कुछ धनुषों और क्रॉसबो से भी ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। उसका अपना जहाज भी इसी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और एक कप्तान के रूप में बिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। और सबसे ज्यादा परेशानी तो आगे खड़ी पाइक पायरेट रेजिमेंट से थी। दरअसल कारवां के लिए सबसे ज्यादा डर किसी समुद्री डाकू समूह से टकराने का होता है। बस इसी से बचने के लिए उन्होंने अनुरक्षकों की भर्ती की थी।
लेकिन अब कारवां की बदकिस्मती इतनी थी कि रिवर्स माउंटेन में घुसते ही उनका सीधा सामना समुद्री डाकुओं से हो गया। ईशान, क्या तुम उनसे निपट सकते हो? बिल ने ईशान से फुसफुसाते हुए कहा, वरना जब हम ट्विन केप पहुंचेंगे तो पिक पायरेट्स हम पर जरूर हमला कर देंगे। दूसरी तरफ समुद्री डाकू थे और समुद्री डाकू मुख्यतः लूटपाट करके गुजारा करते थे। कौन कह सकता है कि वे इस कारवां को शांति से जाने देंगे? हालांकि कारवां में अभी भी 11 जहाज बचे थे, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ एक नाव थी। बिल अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने सचमुच हमला किया तो कारवां को नुकसान होगा। हालांकि लॉकडाउन से कुछ समुद्री डाकू और इनाम के शिकारी पहरेदारों के रूप में भर्ती किए गए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर पहरेदार बड़ी कमर वाले लगते हैं। दरअसल ज्यादातर दिखने में बस दबंग थे। उनमें कितनी ताकत है यह कहना नामुमकिन है। इसके अलावा ये पहरेदार सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। ये भाड़े के सिपाही थे और इन समुद्री लुटेरों से सचमुच लड़ने की उम्मीद करना नामुमकिन है। जब लड़ाई बिगड़ जाती है तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए कारवां छोड़कर चले जाते थे। यही कारण था कि कारवां ने ईशान को इतना अच्छा उपचार दिया। इस वर्ष एक मजबूत गार्ड ढूंढना बहुत मुश्किल था। इसलिए अब बिल इन समुद्री डाकुओं से छुटकारा पाने के लिए केवल ईशान पर ही भरोसा कर सकता है। दरअसल बिल को ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईशान शुरू से ही ऐसा करना चाहता था। पिक्सर नाम के उस आदमी ने इयान की नाव पर कई सुइयां दागी थीं। वह इयान के जहाज को तबाह करके डुबोने पर आमादा था। नाव डूबते ही वह तुरंत मर जाएगा, जिससे वह बहुत नाराज और परेशान हो गया। अभी अभी ईशान ने बवंडर का इस्तेमाल दूसरे पक्ष के जहाज़ों को आगे बढ़ाने के लिए किया था, ताकि दोनों पक्षों के बीच टकराव से बचा जा सके। अब जब संकट टल गया था तो दूसरे पक्ष से हिसाब किताब चुकाने का समय आ गया था। लेकिन ईशान और बिल की बातचीत पूरी होने से पहले ही सामने खड़ी पाइक पायरेट रेजिमेंट ने लड़ाई शुरू कर दी। उनका कैप्टन पिक्सर, जिसके पास शाही डेविल फ्रूट है, अचानक डेक पर लेट गया और अपनी लंबी रीढ़ें हिलाने लगा। उन्हें एक एक करके खड़ा किया और अपनी सुइयां इयान की नाव की ओर तान दी। या सटीक रूप से कहें तो वह ईशान पर निशाना साध रहा था। जेट सुइयां। अगले ही पल ईशान ने बस एक सीटी सुनी। एक लंबी सुई उसकी पीठ से उड़कर ईशान की ओर आई। यह सुई पहले फेंकी गई सुइयों से कहीं ज्यादा तेज थी। ईशान के पास बस बिल को अपने बगल में धकेलने और फिर तेजी से किनारे की ओर भागने का समय था। इन्हीं क्षणों के बीच सुई उसके चेहरे को रगड़ती हुई ऊपर उड़ गई और ईशान के पीछे जहाज के मस्तूल को छेदती हुई निकल गई। इयान की प्रतिक्रिया की गति अब काफी बढ़ गई थी, लेकिन हालांकि उसने वार तो टाल दिया, लेकिन उसके चेहरे पर जलन महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाया तो पाया कि उसके बाएं गाल पर सुई से कट लग गया था और धीरे धीरे खून बह रहा था। क्या बात है! मेरा रूप कितना सुंदर है! मैं चुपचाप अच्छा दिखने वाला आदमी नहीं बन सकता। उसने गुस्से से सिर झुकाया और सामने वाली नाव पर पिक्सर को घूरने लगा। उसे लगा कि वह मोटा, बड़े कानों वाला बदसूरत आदमी उससे जल रहा होगा। वह थोड़ा नीचे झुका, डेविल ब्लेड यामातो के हैंडल पर हाथ रखा, उसे जोर से बाहर निकाला और एक ठंडी रोशनी चमकाई। ईशान ने समुद्री लुटेरों की नाव की ओर एक तेज गोला दागा। नफरत से ईशान ने अपनी सारी नींद लगभग खा ली थी। वो सब इस उड़ते हुए वार पर खर्च हो गया। मुमकिन था कि तिरछे उड़ते हुए वार ने आग की एक लपट बनाई हो और पिक्सर की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ गई हो। पिक्सर स्तब्ध रह गया और उस भयानक प्रहार का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह अचानक सिकुड़कर एक गेंद की तरह लुढ़क गया। लेकिन मोटा आदमी थोड़ा बड़ा था और पूरी तरह बच नहीं सका।
उड़ता हुआ कटार उसके शरीर से टकराया और उसकी रीढ़ की हड्डी के एक छोटे से हिस्से को सुई की तरह काट दिया और फिर जहाज के केबिन पर जा गिरा। खटपट की आवाज हुई और दूसरी तरफ का बड़ा केबिन इयान के प्रक्षेप्य से कटकर खुल गया। फिर वह कट के साथ नीचे फिसल गया और जोरदार धमाके के साथ डेक पर आ गिरा। यह दृश्य देखकर समुद्री लुटेरों की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ईशान ने अपनी तलवार घुमाई और उनके केबिनों को चीर डाला। इस कारवां के जहाजों पर ऐसा क्रूर व्यक्ति था। इस समय हालांकि दोनों तरफ की नावें पास पास थीं, वे पहले ही पहाड़ की चोटी से नीचे उतर रही थीं, इसलिए वे धारा के साथ ट्विन केप की ओर बढ़ रही थीं। इस तरह की ढलान वाली सड़क ने दोनों तरफ की नावें झुका दीं। ईशान ने अभी अभी उनके मस्तूल काटने की योजना बनाई थी। नतीजतन कोण की समस्या के कारण केवल उनके केबिन ही काटे गए। फिर भी नाव पर यह दृश्य देखने वाले नाविक ईशान की जय जयकार किए बिना नहीं रह सके। जब पाइक समुद्री डाकुओं ने उन पर हमला किया तो कई लोग घायल हो गए। इसके अलावा उन्हें लगा कि पाइक समुद्री डाकू उनकी नाव को नष्ट करना चाहते थे, इसलिए सभी नाविक इन समुद्री डाकुओं से नफरत करने लगे। अब जब ईशान ने समुद्री डाकुओं के जहाज के एक हिस्से को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था तो नाविकों का उत्साह बढ़ा और उन्होंने चिल्लाकर सभी को अपनी तोपें लाने और समुद्री डाकुओं की नाव पर बमबारी करने के लिए तैयार कर दिया। व्यापारी जहाज तोपों और कुछ हथियारों से भी लैस होते थे। हालांकि तोपों की संख्या कम थी, फिर भी इसे एक सशस्त्र व्यापारी जहाज माना जा सकता है। समुद्री डाकुओं के इस जमाने में व्यापारी जहाज बिना हथियारों के समुद्र में जाने की हिम्मत नहीं करते, चाहे वे सिर्फ सब्जियों से ही क्यों न भरे हों। हालांकि नाविक तोपें और उनके गोले ले जाने में व्यस्त थे, उन्होंने पाइक समुद्री डाकुओं को भी अपनी तोपें ले जाने और उन्हें ईशान पर निशाना बनाने की याद दिलाई। अच्छा नहीं। ईशान ने वह दृश्य देखा और उसका दिल दहल गया। वह मन ही मन अपनी तरफ के नाविक को गालियां देता रहा क्योंकि वे वाकई बेवकूफ थे। वे अभी भी जलमार्ग पर थे और दोनों पक्षों के बीच की दूरी बहुत कम थी और इतनी दूरी पर तोप के गोले दागने से सब कुछ बिगड़ सकता था। इसलिए उसने अपनी कलाई घुमाई, 2 आइस्टियर जेम्स निकाले और उन्हें कुचल दिया, जिससे उसे तुरंत कुछ नेन मिले। फिर उसने पीछे की ओर तोपे ले जा रहे समुद्री लुटेरों पर एक और प्रक्षेपास्त्र चलाया। समुद्री लुटेरों ने अपने कप्तान से कम तेजी से प्रतिक्रिया दी। वे तोपें जला ही रहे थे कि इयान के उड़ते हुए वार से उन पर गोली चल गई, जिससे 2 तोपें कट गईं, लेकिन एक बच गई। वह आदमी इतना डर गया कि वह तोप के पीछे उकड़ू बैठ गया, इसलिए उसकी हरकत से तोप का गोला थोड़ा ऊपर उठ गया। तोप के नाल के कोण को देखते हुए ईशान को पता था कि तोप उस पर नहीं लग सकती, लेकिन इसकी पूरी संभावना थी कि वह जहाज के मस्तूल पर लग जाए। तोपों ने बमबारी शुरू कर दी, लेकिन ईशान के जहाज से एक और धमाका हुआ। नाविकों ने ही समुद्री डाकुओं की नाव पर गोलियां चलाईं। इयान की नाव ऊंची होने के कारण तोप दूसरी तरफ के डेक से टकराई और उनके डेक में एक बड़ा छेद कर दिया। हालांकि ऊंचाई की समस्या के कारण समुद्री डाकुओं की नाव से निकला गोला इयान के जहाज के मस्तूल के बीचों बीच लगा। हालांकि समुद्री लुटेरों की नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, इयान का मस्तूल भी बमबारी की स्थिति से गिरकर डेक पर टूट गया। जब मस्तूल गिरा तो वह इयान की स्थिति की दिशा में गिरा। मस्तूल से बचने के लिए ईशान ने दूसरी तरफ के समुद्री लुटेरों की परवाह न करते हुए बिल को डेक से उठाकर गिरते मस्तूल से बचने के लिए एक रोल बनाया। अंकल बिल तो बस एक साधारण आदमी थे। ऐसी अराजक स्थिति का सामना करते हुए वे बहुत तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे। ईशान द्वारा बहकाए जाने के बाद वे ईशान के प्रति बहुत आभारी थे और अपने नाविकों पर बहुत क्रोधित थे। बेवकूफ, बेवकूफों का झुंड।
बिल चिल्लाया, तुम्हें तोप चलाने को किसने कहा? क्या तुम समुद्री लुटेरों को तोप चलाने की याद दिला रहे हो? खैर, मस्तूल टूट गया और जहाज की पूरी मरम्मत करनी पड़ी। इतना ही नहीं, मस्तूल लकड़ी का बना होने के कारण तोप के गोले लगने से आग की लपटें उठने लगीं। मस्तूल के टूटते ही उसमें लगे पालों में आग लग गई, इसलिए नाविकों ने जल्दी से पानी ढूंढा और आग बुझाने लगे। सामने वाली समुद्री लुटेरों की नाव पर भी यही हुआ। ठोस गोला उनके डेक से टकराया और जब फटा तो उनकी नावों में भी आग लग गई। इसलिए उन्होंने दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई को नजरअंदाज कर दिया और नावों में लगी आग बुझाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस देरी के कारण जहाज चैनल से बाहर निकलने के करीब पहुंच चुके थे। ईशान को लगा कि नाव की गति धीमी हो गई है। उसने ऊपर देखा तो ट्विन केप का लाइट हाउस दिखाई दिया। वे रिवर्स माउंटेन से नीचे आए हैं। अब जब वे पहुंच चुके थे तो यह ग्रैंड लाइन का काम था। कैप्टन बिल ने जल्दी से नाविकों को आदेश दिया कि वे बचे हुए पिछले पाल उठा लें और पतवार का पहिया जोर से घुमाकर अपनी नाव को पीछे के जहाजों के लिए रास्ता बना दिया। प्रतिक्रिया बिल्कुल समय पर हुई। जब इयान की नाव ने अपनी जगह छोड़ी ही थी, कारवां का दूसरा दल जलमार्ग से हटकर समुद्र में आ गया, फिर तीसरा और चौथा दल भी। प्रत्येक जहाज का एक कप्तान था जो न केवल बिल जितना अनुभवी था बल्कि उसे यह भी पता था कि चैनल से बाहर निकलने पर उसे क्या करना है, इसलिए वे सभी एक एक करके अपना रास्ता बदल देते थे ताकि उनके पीछे आने वाले जहाजों के लिए जगह बन सके। यह देखकर कि कारवां में कोई खराबी नहीं थी, ईशान ने पलटकर पायरेट्स की नाव की ओर देखा तो पाया कि गिरोह ने अपनी पाल खोल दी थी और भागना चाहता था। एक समुद्री डाकू रेजिमेंट एक कारवां का सामना करते हुए भागना चाहती थी। बहुत से लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन यह सच था। शायद उन्हें यह भी पता था कि चूंकि इस कारवां के जहाजों पर ईशान जैसे लोग थे, इसलिए शायद खाना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने सोच समझकर कदम उठाया और निकल पड़े। क्या बकवास है, ये तो भागना चाहते हैं। ईशान ये देखकर दंग रह गया। वो मोटा बदसूरत आदमी पिक्सर 24 मिलियन का था। ईशान ने जब ये सुना तो उसे पकड़ना चाहा। मुझे वो पैसे चाहिए। इसलिए उसने बिल के कंधे पर थपथपाया और कहा, जल्दी करो, वे दौड़ रहे हैं, उन्हें पकड़ लो। हम उनका पीछा कैसे करेंगे? बिल ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हमारा मस्तूल टूट गया है, पाल नहीं खुल सकता। ईशान ने गुस्से से अपनी जांघें थपथपाईं। धिक्कार है, अगर उसे पता होता कि दूसरा पक्ष भागने वाला है तो उसे उन्हें अपना मस्तूल तोड़ने नहीं देना चाहिए था, उसे उछलकर गोले काटने चाहिए थे। शैतानी ब्लेड वाले यमातो जैसे धारदार हथियार के साथ उसके पास ऐसा करने की काफी ताकत थी। ईशान सचमुच गोले काट सकता था। ये समुद्री डाकू बहुत खतरनाक थे। ईशान ने बिल को यह कहते सुना कि पिक्सर एक खतरनाक समुद्री डाकू है। उसे लगा था कि रिवर्स माउंटेन से निकलने के बाद पिक्सर कारवां लूट लेगा। कौन सोच सकता था कि वे बच निकलेंगे? अब यदि दूसरा पक्ष अपनी पाल खोलकर भाग जाए तो उसके लिए तैरकर उन्हें पकड़ने का प्रयास करना असंभव होगा। कमीनों, वापस आओ। ईशान नाव के किनारे गया और दूर खड़े पायरेट्स पर चिल्लाया ताकि मॉकिंग मोड खोलकर उन लोगों को वापस लौटने पर मजबूर किया जा सके। इसका परिणाम यह हुआ कि पायरेट्स की नाव और भी तेज चलने लगी। नाव पर सवार नाविक एक दूसरे को देखकर सोच में पड़ गए कि ईशान का क्या मतलब है। एक कारवां की तरह समुद्री डाकू भाग गए और वे अब भी चाहते हैं कि दूसरा भाग जाए। वह उन्हें वापस क्यों बुला रहा था? बिल ने ईशान को पीछे से खींचा और सिर हिलाया। छोड़ो, तुम उन्हें वापस नहीं बुला सकते।
पिक्सर को इतना मूर्ख और बेवकूफ मत समझो। अगर वह समुद्री लुटेरों के जहाज का कप्तान है तो उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं है। चूंकि उसने भागने का मन बना लिया है, इसलिए उसे कुछ शब्दों से नहीं रोका जा सकता। तुम्हारा काम सिर्फ जहाजों और सामान की रक्षा करना है। समुद्री लुटेरों से ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। बिल के बहकावे में आकर ईशान पागल होकर हार मान लेता है। जब बिल ने देखा कि उसकी कोशिश काम कर गई है तो आखिरकार वह मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, तुम ज्यादा कुछ नहीं खो रहे हो, क्योंकि ग्रैंड लाइन में सबसे आम चीज शायद समुद्री डाकू ही हैं। अगर तुम समुद्री डाकू पकड़ना चाहते हो तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो और भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत सारे मौके हैं। लैबून के समुद्र में गोता लगाने और रिवर्स माउंटेन को पार करने के बाद शेष 11 व्यापारी जहाज सुरक्षित रूप से पहुंच गए, लेकिन क्योंकि उनके प्रमुख जहाज का मस्तूल क्षतिग्रस्त हो गया था, व्यापारी बेड़े के सभी जहाज ट्विन केप के बीकन पर रुक गए और प्रमुख जहाज के मस्तूल की मरम्मत के बाद एक साथ जाने के लिए तैयार थे। मस्तूल की मरम्मत होने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन वहां रहने में कम से कम एक दोपहर लग गई, इसलिए ईशान बिल के पीछे किनारे तक चला गया। बूढ़े बूढ़े, क्या तुम वहां हो? मैं फिर से आ गया हूं। बीकन के पास एक घर था। जैसे ही बिल किनारे पर पहुंचा, उसने उस घर पर चिल्लाया। यह सुनकर ईशान दंग रह गया। बिल उस बूढ़े को नहीं बुला रहा होगा, क्रोकस? ईशान को इस आदमी का नाम याद नहीं आ रहा। लगता है यही है। ईशान को बस इतना याद है कि वो ट्विन केप का लाइट हाउस कीपर है। लेकिन क्या कीपर को लैबून के पेट में नहीं रहना चाहिए? बिल के चिल्लाने पर घर का दरवाजा खुला। एक आदमी छोटी बाजू की कमीज पहने, सिर पर पंखुड़ियां पहने खड़ा था। उसकी नाक बहुत बड़ी थी और आंखों पर चश्मा लगा था। वह क्रोकस था। जब वह बाहर आया तो बिल को देखकर हैरान रह गया। बिल, तुम फिर से बेड़ा लेकर आ रहे हो? हाँ, यह आखिरी बार है। बिल हंसा और अपने पुराने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ। ईशान आगे बढ़ा और बिल से फुसफुसाया, क्या तुम इस बूढ़े आदमी को जानते हो? बिल्कुल। बिल ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम लोग बार बार आते जाते रहोगे तो एक दूसरे को जान जाओगे। जब ईशान ने बिल से बात की तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्रोकस कुछ देर तक उसकी टोपी को घूर रहा था और फिर उसने अचानक बिल से पूछा, यह युवक कौन है? ओह, अब वह हमारे ईस्ट ब्लू का सबसे मशहूर समुद्री डाकू शिकारी है। बिल ने जल्दी से ईशान का परिचय कराया। उसने ईस्ट ब्लू के कुछ सबसे ज्यादा इनाम वाले समुद्री लुटेरों को पकड़ा है। हम खुशकिस्मत हैं कि इस बार वह हमारे कारवां का अनुरक्षक है। क्रोकस ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। उसने कई कुर्सियां हटा दी और ईशान को बैठने को कहा। तभी पीछे से एक आवाज आई और कहा, क्या मैं भी यहां बैठकर आराम कर सकता हूं? ईशान ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वो रोलांड गेल था। जब वो पहली बार नाव पर चढ़ा था तब वो कहा था। जब पाइक पायरेट्स ने उन पर हमला किया था तब वो केबिन में कांप रहा था और अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब जब वो सुरक्षित था तो उसने हिम्मत करके किनारे पर जाकर सांस ली। ग्रैंड लाइन में इस मुठभेड़ के बारे में सोचने पर ईशान को यह एहसास हुआ कि छोटे अभिजात वर्ग ने बाहरी दुनिया को ज्यादा नहीं देखा है। ईशान ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन बिल ने उसे एक कुर्सी दी और बैठने तथा आराम करने के लिए एक गिलास पानी पिलाया। क्रोकस और बिल कुछ देर बातें करते रहे। दोनों ने उन पलों के बारे में बात की जब वे पहली बार मिले थे। बुजुर्गों को बस यादें अच्छी लगती थीं। ईशान ने उनकी बातें सुनी और अचानक बिल से शक से पूछा, बिल, क्या यह सच है कि तुम ग्रैंड लाइन पर अंदर बाहर जा सकते हो?
उसे सचमुच शक था। इस बार वह व्यापारी जहाज के साथ आया था और बिल की योजना सुनी कि वे अपना माल यहीं बेचेंगे और फिर ईस्ट ब्लू वापस चले जाएंगे। रिवर्स पर्वत की घटना के अनुसार ईशान हमेशा उनसे वापस लौटने का रास्ता पूछना चाहता था। यह सवाल उसके मन में काफी समय से था और अब उसने आखिरकार क्रोकस की उपस्थिति का फायदा उठाया और उसने पूछ ही लिया, क्या तुम अंदर या बाहर आ सकते हो? तुम किसकी बात सुन रहे हो? बिल ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह संभव नहीं है? ईशान ने कहा, मैंने सुना है कि ग्रैंड लाइन पर मौसम बहुत अस्तव्यस्त होता है। सिर्फ लॉग पोज ग्रैंड लाइन कंपास पर ही भरोसा किया जा सकता है, लेकिन लॉग पोज सिर्फ अगले द्वीप की ओर इशारा